नमस्कार, मैं अंबर ज़ैदी एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत करती हूँ हमारे आज के ख़ास कार्यक्रम में और आज मेरे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं वसीम अल्ताफ़ साहब और उनसे बात करेंगे एक बहुत ही ख़ास और इंटरेस्टिंग मुद्दे पर। बहुत-बहुत स्वागत है आपका, नमस्ते। नमस्ते जी। कैसे हैं वसीम साहब? एससीओ हो गया, ज़ाकिर नाइक भी पाकिस्तान में आ गए, पूरा काफ़ी लंबे अरसे से रंगारंग चल रहा था, एक माहौल बना हुआ था पाकिस्तान में। ज़ाकिर नाइक की तो बात करें तो ज़ाकिर नाइक ने तो बहुत मज़े दिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों ही को। लेकिन एससीओ के अगर हम आउटकम की बात करें, एससीओ को लेकर भी बड़ी अटकलें लगाई जा रही थी कि जयशंकर साहब पाकिस्तान जा रहे हैं, तो बड़ा कुछ हिंदुस्तान-पाकिस्तान रिश्तों के ताल्लुक से कुछ हो सकता है। लेकिन कुछ बायलैटरल्स के अगर मद्देनज़र देखें तो कुछ ख़ास डेवलपमेंट नहीं हो पाए। हालाँकि बस माहौल काफ़ी बना। किस तरह से देख रहे हैं? क्या हासिल हुआ? ये हासिल तो सच्ची बात है, कुछ भी नहीं हुआ। लोग आए, एयरपोर्ट पे उतरे, एक सुर्ख रंग का कालीन बिछाया गया था, उसके ऊपर चलते रहे। उसके बाद फिर वो एक बड़ी-सी गाड़ी में बैठे, फिर वो चले गए वहाँ से, किसी होटल में गए होंगे। वहाँ पे जाके उन्होंने अपने आप को फ्रेशन अप किया होगा। उसके बाद फिर एक डिनर हुआ, शहबाज शरीफ साहब ने दिया, वो डिनर इन्होंने अटेंड किया। अगले दिन फिर वो एक कॉन्फ्रेंस हो गई। कॉन्फ्रेंस के बाद लोग वहाँ से बाहर निकले, गाड़ियों में बैठे, एयरपोर्ट पे आए, जहाज़ में बैठे, रवाना हो गए। बस ये कुछ हुआ है। बाकी जो जॉइंट कम्युनिके है, वो तो आप देखें ना, 23वीं मीटिंग थी ये, 23वां समिट था एक तरह से ये। उसका क्या नतीजा निकला जो पहले 22 हुए थे? यानी कॉन्क्रीट टर्म्स में कौन सी ऐसी अचीवमेंट्स हैं एससीओ की जिन पे हम आज फख्र कर सकें? यानी प्राइमरीली तो लिप सर्विस ही रही है ना इसमें। अब इसमें जो प्राइमरी फोकस था इंडियंस और पाकिस्तानीज का, वो तो यही था कि आपके फॉरेन मिनिस्टर आ रहे हैं, यहाँ पे आके वो हमारे फॉरेन मिनिस्टर से मिलेंगे, हमारे प्राइम मिनिस्टर से मिलेंगे, कोई बात आगे बढ़ेगी, आगे चलेगी, कहीं कुछ आइस ब्रेक होगी। तो मैं तो समझता हूँ कि एज़ सच तो कोई ऐसी काबिल ज़िक्र बात नहीं है जिस पे हम इस वक़्त फ़ख्र कर सकें। हम कह सकें जी कि ये एक सॉलिड नतीजा निकला है ये इस बातचीत का, उनके पाकिस्तान आने का। ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, बस एक चीज़ हुई है वैसे, आज ही हुई है वो, कि 82 बंदे जो हैं उनको अजमेर शरीफ में वो उर्स है उनका, मोइनुद्दीन बहुत जगह अजमेरी का। देखी बात है। हाँ, उनको वीज़ा मिल गया है। 82 लोगों को वीज़ा मिल गया है कि आप अजमेर शरीफ में आएँ, आके उर्स अटेंड करें और वापस चले जाएँ। तो 82 लोगों को वीज़ा मिला है। ये एससीओ से ये तो बड़ा फ़ायदा हो गया कि 82 लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं। लेकिन एससीओ के हिसाब से वसीम साहब एक मीडिया में फ़ायदा अगर पाकिस्तान जी, प्लीज़ आप पहले बोलें। एक एक फ़ायदा और भी हुआ है, ये इस्लामाबाद क्लब रोड जो है ना, उसकी कारपेटिंग हो गई है। और कुछ उन्होंने पौधे वगैरह वहाँ पे नए लगाए हैं, कुछ क्यारियाँ बनाई हैं, कुछ फूल-वूल उगाए हैं वहाँ पे उन्होंने, ये भी एक फ़ायदा हुआ है। जी, आप चलिए पूछिए। मतलब आपके शहर को फ़ायदा हो गया ख़ास तौर से आप इस्लामाबाद से हैं, तो थोड़ा इस्लामाबाद ब्यूटिफ़िकेशन हो गया, सफाई हो गई वो थोड़ी, वो अच्छा हो इलाके गया। जहाँ से डेलीगेट्स ने गुज़रना था, जहाँ से जी। नहीं गुज़रना था, वहाँ पे हाल वैसा ही है। जी, आप जी। पूछिए। हाँ, वसीम साहब एससीओ के हवाले से अगर पाकिस्तान मीडिया में रिपोर्ट्स की बात करें तो बायलैटरल्स के अलावा बाकी सारी चीज़ें डिस्कस हो रही थी कि बिलावल भुट्टो के साथ इस तरह का ट्रीटमेंट हुआ तो हमारे यहाँ से हम ऐसा बदले वाला करेंगे, तो इंडियन जर्नलिस्ट आ रहे हैं तो गोलगप्पे खा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ये माहौलबाज़ी काफ़ी रही। उसके अलावा मुद्दे के अलावा बाकी सब पूरा माहौल पूरा सेट था। देखिए जी, हमारा जो मीडिया है, हमारा भी और आपका भी, वो माहौलबाज़ी में बड़ा एक्सपर्ट है, माहौल क्रिएट करने में। खबर ना भी हो तो खबर बना लेता है और फिर उसकी मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशंस की जाती हैं कि जी बरखा दत्त जो हैं ये मोटरवे के ऊपर एक ढाबे पे बैठ के कबाब खा रही हैं। अच्छा, जयशंकर जी जब शहबाज शरीफ से मिलने के लिए जा रहे हैं तो बड़े बड़ी डिग्निटी के साथ जा रहे हैं।
और उन्होंने बड़े तरीके से जेम्स बॉन्ड की तरह अपने गॉगल्स निकाले और आंखों पे लगा लिए। अच्छा, उसके बाद जनाब शहबाज शरीफ जो हैं वो 2 कदम आगे बढ़े। शहबाज शरीफ ने हाथ आगे किया हुआ था पहले से, उन्होंने जाके हाथ पकड़ लिया। उसके बाद फिर मुस्कुराहटों का तबादला हुआ। अब ये जी मुस्कुराहटों का तबादला भी हो गया है, वो आगे भी बढ़े हैं, हाथ भी मिलाया है। अब कोई बहुत बड़ी पेशरफ्त होने जा रही है जी, कुछ भी नहीं हुआ। हुँ, ये जी मेज़ पे बैठे हुए हैं, साग डार के साथ कुछ बातें हो रही हैं, कोई ख़ास बातें हो रही हैं, कुछ डिस्कस हो रहा है, कुछ होने जा रहा है। वो क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात कुछ हो रही है, कुछ भी नहीं हुआ। वो तो ये पाकिस्तान मीडिया ने भी रद्द कर दी क्रिकेट डिप्लोमेसी की बात कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। जी, तो मैं वही कह रहा हूँ कि एक हाइप क्रिएट की जाती रही कि जी ये इन्होंने हाथ आगे बढ़ाया हुआ था शहबाज शरीफ ने, इसका क्या मतलब है? इन्होंने काला सूट पहना हुआ था, काले सूट का क्या मतलब है? वो फलां जो थे वो गॉगल्स क्यों लगाई उन्होंने? मतलब ये सब कुछ जो है ये अब ज़ाहिर है मीडिया के पास कुछ ऐसी कोई सॉलिड न्यूज़ तो थी नहीं, कुछ सॉलिड डेवलपमेंट तो हुई नहीं। तो फिर इस किस्म की चीज़ें ये डिस्कस होती रहीं। लेकिन एज़ सच अगर आप मेरे से पूछें तो कोई इसमें कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं है कि हम कह सकें कि ये कोई ब्रेक थ्रू है। जी अमन। एब्सोल्युटली अब तक क्योंकि एससीओ ओवर हो गया है और सारा कुछ तामझाम भी खत्म हो गया है, लेकिन उसके बाद बायलैटरल्स को लेकर जो बड़ी उम्मीदें की जा रही थी, उस पर कुछ भी होता हुआ नज़र नहीं आया। हालाँकि बड़ी हाइप थी और बहुत सारी रिपोर्ट्स थी कि ऐसा कुछ होगा, वैसा कुछ होगा। जैसे कि आपने बताया कि काला सूट पहना तो इसका क्या मतलब हो सकता है, हाथ आगे बढ़ाया और 2 कदम पीछे चले और ऑल दैट। तो अब तक शायद मीडिया से अगर पूछा जाए कि अब तो शायद आप डिकोड करके बता सकते हैं कि क्योंकि सारा मंज़र जो है खत्म हो चुका है, किसका क्या मतलब था अगर डिकोड करके बता दें? कुछ ऐसा कोई प्रोविज़न है कि पूछा जाए उनसे कि भई अब बता दीजिए अब तो सारा ड्रामा ओवर हो गया? नहीं ज़ाहिर है उन्होंने तो कुछ ना कुछ तो अपने व्यूअर्स को देना होता है ना, कुछ तो बताना पब्लिक होता है। कंज़म्पशन जी। हाँ, पब्लिक कंज़म्पशन के लिए तो बस फिर वो ऐसे ही ढूँढते रहते हैं चीज़ें कि किसने किस तरह के कपड़े पहने हुए हैं और कौन कैसे चल रहा था, कौन हँस रहा था, कौन सिर्फ़ मुस्कुराहट से उसका जवाब दे रहा था, वग़ैरह-वग़ैरह बस यही बातें होंगी और इसके अलावा क्या था? कुछ भी नहीं था। अब देखें जी। ना अब बिलावल भुट्टो जब पिछले साल गए तो उनका जो इस्तकबाल था वो एक 20वें ग्रेड के एक जॉइंट सेक्रेटरी ने किया वहाँ पे अ, जेटला साहब ने, फ़ॉरेन ऑफ़िस के थे वो। तो यहाँ पे भी एक 20वें ग्रेड के इलियास निज़ामी साहब ने जयशंकर का इस्तकबाल किया। तो ये अदला-बदला ये अदले-बदले पे चल रहे हैं दोनों मुल्क। जैसे वाघा बॉर्डर पे अदला-बदला जी ही होता रहेगा और इसके अलावा फिर होगा भी नहीं ना कुछ अगर आप उसने फिर इतनी टाँगें बायलैटरल वो जो बीएसएफ के बंदे ने इतनी टाँगें उठाई हैं तो हम उससे कोई 1 इंच ऊपर टाँग उठा लें। या वो जो रेंजर्स का है उसने इतनी टाँग उठाई है वाघा में, वो मार्च करते हुए तो हम उससे थोड़ी-सी ऊपर टाँग उठा लें। वो उसने मूँछों को बल दिए हैं तो हम भी मूँछों को बल दे लें। यार ये क्या है? मतलब आप कोई मैच्योर हो जाएँ थोड़ा-सा, आप दोनों मुल्क मैच्योर हो जाएँ, मैच्योर तरीके से आप चलें। जी। यानी अब जयशंकर साहब को इसलिए आपने इस्तकबाल के लिए एक 20वें ग्रेड का अफ़सर भेजा, क्योंकि उन्होंने बिलावल भुट्टो के लिए एक 20वें ग्रेड का अफ़सर भेजा था। तो ये क्या बात है? आप बदला लेते हैं आप, बदला ना लें यार। वो तो देवरानी आप जेठानी हो गई ना। फ़राख़-दिली का कोई मुज़ाहिरा करें, अब दिल खोलें अपने आप, कुछ बात आगे चले, कोई हमें भी फ़ायदा हो, कोई हमें भी वीज़ा मिल जाए, जो रुका हुआ है। हैं जी? जी, बिल्कुल आपका वीज़ा देखिए 82 लोगों को मिला है, आपका वीज़ा नहीं मिला। मैं मेरा बोलने वाली वीज़ा थी कि देखिए 6 महीने हो गए हैं जी, यानी 6 महीने होने वाले हैं।
यानी नॉर्मली इन्होंने कहा कि मैक्सिमम 90 दिन में वीज़ा दे देते हैं। 6 महीने हो गए मुझे वीज़ा नहीं, वो अंडर प्रोसेस ही आ रहा है। तो बात आपको ये है वीज़ा कि मिल जाएगा। पता नहीं मिलता है कि नहीं मिलता। मिल हालाँकि जाएगा। 2 दफ़ा इंडिया में जा चुका हूँ। अच्छा, जी, अब बात ये है कि ये इस किस्म की चीज़ें यार आप क्या कर रहे हैं आप आगे चलें यार, इन चीज़ों से आगे चलें कि जी हमने ब बदला लेना है, उसने ये किया तो हमने भी ये करना है और उसने ऐसे किया तो हमने ये करना है। आप वो वाघा बॉर्डर पे सर्कस लगा लेते हैं और पूरी जी, दुनिया हँसती है आपके ऊपर यार, ये आप मैच्योर मुल्कों की तरह बिहेव करें, आप करते क्या हैं यहाँ पे? बिल्कुल, ठीक है? तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए, आगे बढ़ना बिल्कुल, चाहिए यार, आप छोड़ें इन चीज़ों को। आपने इस वक़्त तो 1.5 अरब से ज़्यादा लोग हैं इस खित्ते में, इंडियन एब्सोल्युटली, सबकॉन्टिनेंट में। यानी उनकी बेहतरी का सोचें यार, उनके लिए सोचें। जी। आप ईगो वसीम से साहब, बाहर नहीं निकल रहे। जी, अगर हम इन प्लेटफ़ॉर्म्स की रेलेवेंस की बात करें, सार्क तो इंडिया के लिए टोटली मतलब ऑलमोस्ट इर्रेलेवेंट हो चुका है। एससीओ की बात करेंगे जो लास्ट ईयर हुआ था, जो भी ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स की बात करें, उस पे क्या कितना अमल हुआ, क्या कहाँ पहुँचे, वो भी नील-बटे सन्नाटा है। इस बार भी क्या हो रहा है, कैसे होगा, जिन ऑब्जेक्टिव्स पे बात की गई, कितना काम होगा? तो आपको नहीं लगता कि इस तरह के महज़ प्लेटफ़ॉर्म्स ही बन के रहते हैं? एक इवेंट होता है, आते हैं, बातचीत होती है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन कुछ नज़र नहीं आता, तो क्या फ़ायदा और क्या इम्पोर्टेंस इन प्लेटफ़ॉर्म्स की रह गई? इनफैक्ट यूनाइटेड नेशंस फॉर दैट मैटर, बड़े-बड़े इजलास होते हैं, लेकिन उससे हासिल कुछ भी नहीं हो रहा। कई सारी वॉर्स चल रही हैं, कोई यूनाइटेड नेशंस के बात पे किसी के कान पे जूं नहीं रेंगती, क्या बोलते हैं? जी। देखिए सबसे ज़्यादा जो अ, अहम अ, और एक सॉलिड अ, पेशरफ्त हो सकती है, आप आगे बढ़ सकते हैं, वो बायलैटरल्स में है, बायलैटरल। क्योंकि वहाँ पे स्टेक होल्डर्स कम होते हैं, 2 मुल्क हैं जो स्टेक होल्डर हैं। अब जिस ग्रुप में, जिस अलायंस में कोई 10 स्टेक होल्डर्स हैं, वहाँ पे कंसेंसस तक पहुँचना मुश्किल होता है। तो हम देखें ना, सार्क का इवन जो प्लेटफ़ॉर्म था वो इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने सारा तबाह कर दिया। वो हाईजैक कर लिया इंडिया पाकिस्तान कॉन्फ्लिक्ट ने। इसी वजह से कोई ख़ास पेशरफ्त नहीं हुई उसमें। तो हमारे लिए फ़ोकस जो करने की चीज़ है वो है कि हम इंडिया के साथ और इंडिया हमारे साथ मिल बैठे और हम कुछ आपस में कुछ सिलसिला शुरू करें। यानी हम कोई आगे डायलॉग शुरू करें, कोई हम तिजारत शुरू करें, हम आपस में कोई कल्चरल एक्सचेंजेस शुरू करें, को पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट जो है उसको हम फैसिलिटेट करें। हम एक दूसरे के साथ हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर में कोऑपरेट करें। हमारे एक जैसे मसाइल हैं, हमारी एक हिस्ट्री है, हम एक जैसे लोग हैं, हमारी शक्लें एक जैसी हैं, हमारा खाना-पीना एक जैसा है, हमारे मसाइल एक जैसे हैं। हमारा तो यार डीएनए एक है। हमारा डीएनए एक है यार, हो सकता है तुम भी मेरी रिश्तेदार हो कहीं से। बिल्कुल हो ठीक है ना? सकता है, बिल्कुल तो बात सॉरी। ये है कि हमें इन चीज़ों पे फ़ोकस करना चाहिए। यानी हम जी। किन चीज़ों पे फ़ोकस कर रहे हैं कि जनाब वो गोवा में 20वें ग्रेड का अफ़सर आया था, तो हम भी कोई 20वें ग्रेड का अफ़सर भेज देते हैं। वही देवरानी-जेठानी वाली पॉलिटिक्स हो गई ना, किचन पॉलिटिक्स जो होती है। इस किस्म की यार, इससे बाहर निकलो, दुनिया कहाँ जा रही है, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का दौर है। चाइना और इंडिया का आप देखें 130 बिलियन डॉलर की ट्रेड है, हालाँकि चाइना इंडिया के भी बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, एब्सोल्युटली। चल रहे हैं ना, यानी लेकिन ये भी चल रहा है साथ-साथ। इसी तरह और बहुत बहुत से मुल्क हैं, रशिया और चाइना के आपस में इख्तलाफात हैं, लेकिन वो भी ट्रेड कर रहे हैं और बहुत से मुल्क ऐसे हैं जिनके इस किस्म के इश्यूज़ चल रहे हैं, लेकिन ट्रेड कर रहे हैं। तो ट्रेड जब शुरू होती है ना, तो उससे फिर सॉफ़न अप होती हैं चीज़ें, उससे रास्ते निकलते हैं। क्योंकि जी, जब वो कहते हैं ना कि कंट्रीज़ व्हिच एक्सचेंज गुड्स डू नॉट एक्सचेंज बुलेट्स। तो अगर आप ट्रेड शुरू कर दें, इकोनॉमिक टाइज़ अपने आप बेहतर बनाएँ, आप लोगों को एक-दूसरे से मिलने दें, लोग मिलना शुरू करें एक-दूसरे से, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बड़ा इम्पोर्टेंट होता है। उसको भी एब्सोल्युटली। आप डिस्करेज करते हैं कि यार को वीज़ा ना
देना पड़े किसी को, वीज़ा दे देंगे तो यार क्या हो जाएगा, एक बंदा आएगा, हाँ, वो वसीम साहब आएँगे तो इंडियन से मिलेंगे, अच्छी बात होगी। एक वीज़ा वसीम साहब का मिल जाए, 82 में 83 वीज़ा भी हो जाते, तो क्या गट जाता है ना? मैं समझ पा रही हूँ आपका जज़्बात, आपको इंडियन वीज़ा नहीं मिल रही है। वसीम साहब, आपने एक बड़ी अहम बात की, जो आपने कहा कि कंट्रीज़ हू एक्सचेंज बुलेट्स डू नॉट एक्सचेंज गुड्स। तो No, no, ये no, it's the other way around. Countries which exchange goods do not exchange bullets. एग्ज़ैक्टली दैट्स व्हाट आई सेड। नहीं, तो नहीं, you say the अच्छा, मैंने opposite. उल्टा बोल दिया होगा, आई एम सॉरी। हाँ, तो ये जो आपने बात कही, इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, और जो हिंदुस्तान-पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो इसलिए कि जयशंकर साहब हमेशा पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म की बात करते हैं। पाकिस्तान मीडिया में इस बात को इस तरह से रिपोर्ट किया गया, मैं डॉन की एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि वो जयशंकर साहब का वही रेटरिक क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म का रेटरिक आप कैसे कह सकते हैं जब पाकिस्तान लगातार क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कर रहा है, इन्फिल्ट्रेशन करवाता है, सारी चीज़ें कर रहा है, आपने सारे आतंकवादियों को अपने घर में पाला हुआ है। उसके बावजूद अगर आप इसको रेटरिक बोलते हैं तो मतलब आप सीरियस नहीं हैं एससीओ जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स के लिए। ये मैंने आज ही मीडिया उसकी डॉन की रिपोर्ट पढ़ी जिसमें उन्होंने बायलैटरल्स को लेकर जो लिखा था कि एससीओ के बाद क्या-क्या हुआ बायलैटरल्स के हवाले से, तो उन्होंने इस तरह से कोट किया। तो इस सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं कि मीडिया में इस तरह से रिपोर्ट हो रहा है, आपका रद्द-ए-अमल किस तरह का है, और आप एससीओ जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स पे मतलब तो सीरियसनेस नहीं है मतलब। नहीं, मैं आपको थोड़ा-सा इस पे बताऊँ कि जी, पाकिस्तान इस किस्म की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व्ड रहा है। हाफ़िज़ सईद एक रियलिटी था और मौलवी मसूद अज़हर रियलिटी था। ये लोग बिल्कुल इन्वॉल्व रहे हैं टेररिस्ट एक्टिविटीज़ में, इसमें कोई शक नहीं है। इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। बॉम्बे में जो कुछ हुआ उसमें ये लश्कर-ए-तैयबा इन्वॉल्व्ड था। वो जो इंडियन एयरलाइंस का जहाज़ अगवा करके कंधार ले जाया गया, उसमें जैश-ए-मोहम्मद इन्वॉल्व्ड थी। ये चीज़ें जो हैं, ये किसी से ढकी-छुपी नहीं हैं। ये एब्सोल्युटली। ये रियलिटीज़ हैं। बॉम्बे अटैक्स जो हुए थे आपको सबके सामने, उसमें आपको पता ही है। जी, लेकिन मैं आपको जो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग है, जो मेरी अपनी रीडिंग है, वो ये है कि पाकिस्तान के लिए ये लोग बहुत बड़ी एक लायबिलिटी बन गए थे और एफएटीएफ से निकलने के लिए ज़रूरी हो गया था पाकिस्तान के लिए कि इन लोगों को लगाम डाली जाए और इन लोगों को लगाम डाल दी गई। इस वक़्त आप देखिए कि हाफ़िज़ सईद का कोई अता-पता नहीं है, किसी को नहीं पता वो कहाँ पे है। मोहम्मद वो जो है उसका वो मसूद अज़हर जो था उसका कोई पता नहीं कहाँ पे है। ये एक्टिविटीज़ जो हैं ये अब नहीं हो रही उस तरह से। इक्का-दुक्का वाक़यात कश्मीर में होते रहे हैं और मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उसमें अ, अगर पाकिस्तान के इन्वॉल्व होने की कोई अगर एविडेंस है तो वो इंडिया को लानी चाहिए और दुनिया को दिखानी चाहिए कि ये इस तरह से ये लोग इनका एक ताल्लुक था पाकिस्तान में, ठीक है। मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि प्रेज़ेंटली इस तरह से कोई ऑर्गेनाइज़्ड जो इन्फिल्ट्रेशन थी जो कि रही है यहाँ पे वो नहीं है और इस तरह से जो पैट्रनेज हासिल थी इन टेररिस्ट ग्रुप्स को, जी, वो अब हासिल नहीं है। इसमें और ये हमने हमने इसलिए हमें करना पड़ा क्योंकि हमने एफएटीएफ से बाहर निकलना था। अब तो दौर जो एब्सोल्युटली। है वो तो ऐसा वसीम साहब, दौर है। आपकी मैं बात को मानती हूँ, और लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि जिस तरह से लिखा गया कि जो इंडिया पाकिस्तान में टेररिज्म को लेके इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो हिस्ट्री है वो सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है। लेकिन मीडिया इसको जयशंकर का रेटरिक बोल के रिपोर्ट कर रही है, तो मतलब ये बड़ी बेईमानी सी बात हो जाती है कि आप पूरी जो हिस्ट्री है उसको दरकिनार करके सिर्फ इस बात को करें क्योंकि इंडियन एक मिनिस्टर इस बात को रख रहा है कि जो पाकिस्तान के हवाले से जो इंडिया की डिमांड्स रही हैं कि आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को प्रमोट करते आए हैं, और जब तक ये बातें नहीं होंगी तब तक हम आगे के रिश्तों की बात नहीं कर सकते। इंडिया का एकदम क्लियर स्टैंड है, लेकिन उसको आप रेटरिक नहीं बोल सकते क्योंकि वो सच्चाई है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है जो पूरी दुनिया जानती है। नहीं, तो मैं मीडिया वही तो सब कह रहा हूँ कुछ ना रिपोर्ट कर रही है। नहीं, नहीं, मैं तो
एग्री कर रहा हूँ आपसे कि ये रहा है इस तरह से। नहीं, नहीं, आई और टोटली एग्री, बट मैं बोल रही हूँ कि आज की डेट में मीडिया इसको अगर जयशंकर का रेटरिक बोलती है तो दैट इज़ डिसऑनेस्टी। ये मैं आपसे बोल रही हूँ। मैं समझता हूँ जी कि प्रेजेंटली प्रेजेंटली कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी नहीं है। ठीक है जी। अच्छी बात है, अच्छी जयशंकर बात है। साहब ने अगर कहा है इस तरह से तो फिर उनको बाकायदा तौर पे एक एविडेंस भी प्रोवाइड करनी चाहिए कि ये पाकिस्तान मौजूदा वक्त में, इस वक्त पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है टेररिज्म में। मेरा ख्याल ये है कि एक दूसरे के ऊपर हम इल्ज़ामात भी लगाते हैं, दोनों ममालिक। पाकिस्तान भी इल्ज़ाम लगाता है कि अगर कोई नॉर्दर्न एरियाज़ में कोई वाक़या होता है तो हमारे यहाँ भी जी, मीडिया कहती है कि इंडिया की इन्वॉल्वमेंट है। यानी नजम सेठी एक डिस्टिंग्विश्ड जर्नलिस्ट हैं। जी, इवन वो भी ये बात करते रहे। हमारे कई मिनिस्टर्स ने इस तरह की बातें की हैं, लेकिन एविडेंस जी, कोई नहीं है, एविडेंस कोई जी। नहीं है। तो ये मेरा ख्याल है इस तरह की दोनों तरफ से ये चीज़ें चल रही हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि हमें बहरहाल बैठना चाहिए, बैठ के कोई नेगोशिएट करना चाहिए और आगे मामले को लेके चलना चाहिए। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हम बहुत पीछे रह जाएँगे इस हवाले से। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। और जब डेवलपमेंट की बात करते हो और ख़ास तौर से इकोनॉमिक ग्रोथ की बात होती है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स है और जिस क्राइसिस के दौर से पाकिस्तान गुज़रा है, उसमें बहुत अहम है कि इस पे एक मीनिंगफुल एक टॉक हो, और ख़ास तौर से इंडिया-पाकिस्तान के रिश्तों के हवाले से, क्योंकि दोनों के बीच में जो ऑब्स्टैकल्स हैं, वो सबसे बड़ा ऑब्स्टैकल यही है, जो टेररिज़्म के हवाले से बात की जाती है। अगर इस पे सही मायने में बात हो जाती है और चीज़ें रिज़ॉल्व हो जाती हैं, तो रिश्ते बेहतर करने में कोई भी बुराई नहीं है। और जैसे दुनिया भर में ममालिक रहते हैं, आपस में रिश्ते होते हैं। इनफैक्ट जैसे कि आपने चाइना का भी एक एग्ज़ाम्पल दिया, और भी बहुत सारे कंट्रीज़ हैं जिनके आपस में रिश्ते बेहतर नहीं होते, लेकिन ट्रेड होता है। लेकिन टेररिज़्म को लेकर जो एक पॉलिसी है वो क्लियर होती है। तो अगर ये सारी चीज़ें हिंदुस्तान-पाकिस्तान के बीच में रिज़ॉल्व हो जाएँ, तो मुझे लगता है कि एससीओ जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स का तब सही मायने में फ़ायदा हो पाएगा। अदरवाइज़ तो मुझे नहीं लगता कि ईयरली इवेंट्स करने से कोई भी हम कुछ अचीव कर पा रहे हैं इन रियल टर्म्स। जी। वसीम साहब कुछ ऐड करना चाहते हैं या फिर? जी, जी, मैं आपसे बिल्कुल एग्री करता हूँ कि जो इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ हैं, बिल्कुल। हुँ, लेकिन मेरा ज़ाती ख़्याल ये है कि हमें एट लीस्ट जो सॉफ्ट एरियाज़ हैं, जिनमें कोई एज़ सच हमारे दरमियान वो कोई बुनियादी इख्तिलाफ़ात नहीं हैं, उनको तो हम इनिशिएट करें ना। हम कोई जी, पीपल टू कॉन्टैक्ट है, कोई कल्चरल एक्सचेंजेज़ हैं, स्पोर्ट्स जी, हैं, उसके बाद फिर मुख्तलिफ एरियाज़ में कोलैबोरेशन है, ट्रेड है, कॉमर्स है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन है, उसको हम करेंगे, तो फिर हम ये इन इश्यूज़ को भी अ, अगर ये एग्ज़िस्ट करते हैं, तो वो भी हम रिज़ॉल्व कर लेंगे और एब्सोल्यूटली। मामला आगे चला जाएगा। अगर बिल्कुल, और आप उम्मीद हाई सेंसिटिव इश्यू से बात शुरू करेंगे, तो वो वहीं पे ब्रेक डाउन हो जाएगी। तो इससे बाहर निकलना है, इस विशियस साइकिल को ब्रेक करके आगे जाना है। जी, बिल्कुल। अमन। और बिल्कुल, और इस पे सही और एक पुख्ता इनिशिएटिव्स की ज़रूरत है, जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच क्रॉस बॉर्डर टेररिज़्म को लेकर चर्चा होती है, अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पे होती है, लगातार बात होती है दोनों ही तरफ से। उम्मीद करते हैं कि एक दिन ऐसा आए और टेररिज़्म को हम ख़त्म होते हुए देखें अपने रीजन में। वसीम साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आपका। नमस्कार। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू सो मच।